हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से बीपीएससी का पीवाईक्यूज कराया जा रहा है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल से बीपीएससी का पीवाईक्यूज कराया जा रहा है। जब आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी में जब ये बीपीएससी का पीवाईक्यूज हम कर लेंगे तो उसके सामने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा क्या है, तो उन सभी एग्जामों को भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार टारगेट विद नित्यम चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट लिखल आएगा, उस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, फटाफट प्रश्नों का हम डिस्कशन करते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन ए मुसलमानों से, ऑप्शन बी हिंदुओं से, ऑप्शन सी जैनों से, ऑप्शन डी बुद्धों से। तो ये जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये बुद्धों से संबंधित है। ठीक है, बुद्धों से। जैनों से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो अगर हम बता देता आगम ग्रंथ। क्या नाम है? आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म जो है, प्राचीनतम धर्म वो है सनातन धर्म, वो है हिंदू का धर्म। ठीक है, बाकी त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो ये तीन पुस्तकों का ग्रंथ है जिसे त्रिपिटक कहा गया। इसमें मेनरी रूप से कौन कौन से शामिल है वो ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें शामिल है कौन, तो इसमें पहला शामिल है त्रिपिटक में सूत पिटक। कौन पिटक? सूत पिटक। ठीक है, दूसरा शामिल है विनय पिटक। दूसरा क्या शामिल है? विनय पिटक। और तीसरा शामिल जो है उसका नाम है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। तो तीन पिटक शामिल है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और ये तीनों पिटक के मिलने से त्रिपिटक का निर्माण होता है। और त्रिपिटक जो है वो बुद्धों से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। अच्छा, सूत पिटक में किस चीज का उल्लेख किया गया? तो सूत पिटक में जो बुद्ध भगवान उपदेश दिए हैं इसका संकलन मिलता है सूत पिटक में। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म को जो भिक्षु मानते हैं उनका नियम क्या होना चाहिए, वो नियम का उल्लेख जो है विनय पिटक में किया है। अभिधम पिटक में दर्शन की व्याख्या की गई है। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लिए तो क्या क्या आप सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ये व्याख्या जो दर्शन की जो व्याख्या है ये अभिधम पिटक में देखने को मिलता है। ठीक है, और सूत पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। सूत पिटक के कई भाग में? 5 भाग में, जिसमें से एक भाग का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है और बताया जाता है कि 16 महाजन पद में सबसे बड़ा महाजन पद जो है हमारा वो मगध का है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, अगर आपको हम बता दें तो बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन तो बंगाल विभाजन जो है कर्जन के द्वारा 1905 में किया जाता है। और इसी वक्त से जो है बंगाल से बिहार का अलग मांग किया जा रहा था कि बंगाल से बिहार को क्या किया जाए, अलग किया जाए। और जितने भी राष्ट्रवाद की जो भावना उगता था वो सभी निकलने का जो काम था वो बंगाल से ही होता था। ठीक है, इसीलिए विभाजन करना भी जरूरी था। ठीक है, 1911 में कब? 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में ही क्या निर्णय लिया जाता है कि जो भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से कहाँ किया जाए, तो कोलकाता से दिल्ली किया जाए। कहाँ किया जाए? कोलकाता से दिल्ली किया जाए। और ये भी निर्णय लिया जाता है कि बिहार राज्य का क्या किया जाए, स्थापना किया जाए, बिहार को एक अलग राज्य बना दिया जाए। तब जाकर 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का
गठन किया जाता है। ठीक है, तब ये बंगाल से बिहार कब अलग होता है? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च, हाल ही में 22 मार्च को क्या मना है? बिहार दिवस मना है। तो इस बात को समझ रखिएगा। ठीक है, और जाकर फिर बिहार जब बंगाल से अलग हुआ, तो बिहार के साथ झारखंड और उड़ीसा भी आया, तो फिर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, झारखंड को। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तब 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। फिर बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ, उड़ीसा, तब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा भी एक अलग राज्य बन जाता है। ठीक है, तो ये आप इतना चीज ध्यान में रखिएगा। और आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो भारत के संविधान सभा के अस्थायी क्या अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। आपको बता दें कि मगध साम्राज्य की ये जो पहले जो था हर्यक वंश हुआ करता था मगध पर। कौन सा वंश? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक हुआ करते थे कौन? बिंबिसार। कौन हुआ करते थे? बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन, उदयन। आपको बता दें कि अजातशत्रु जो है अपने ही पिता यानी बिंबिसार को मारकर राजा बन जाता है। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु जब राजा बन जाता है तो ये इसका अजातशत्रु का नानी घर पड़ता था वैशाली जिला। कौन सा जिला? वैशाली जिला। ठीक है, जिसे वज्जी के नाम से जाना जाता था। तो ये वैशाली से 16 वर्षों तक युद्ध करता है लगातार। 16 जो है ये वैशाली जो है ये 8 राज्यों का या 8 प्रांतों का कह सकते थे संगलन था, यानी एकता था, जिसमें ये 8 राजाओं को फूट डलवा देता है और लगातार 16 वर्षों तक वैशाली से इसका संघर्ष रहता है। फिर अंततः जाकर ये वैशाली को जीत जाता है 16 वर्षों के युद्धों के दौरान के बाद। तो ये फिर क्या करता है कि गंगा और सोन के संगम पर, कहा? गंगा प्लस सोन के संगम पर पाटली ग्राम की स्थापना करता है। पाटली ग्राम की स्थापना करता है, यानी छावनी हुआ करता था जहां ये अजातशत्रु अपना सैनिक को रखता था। ठीक है, फिर जब उदयन देखा कि बड़ी अब शासन कर लिया मेरा पिताजी भी, तो उदयन जो है फिर अपना बाप को मार देता है अजातशत्रु को, और फिर उदयन राजा बनता है। फिर उदयन जो है ये करोड़ों रुपया पाटली ग्राम पे खर्च करता है। फिर पाटली ग्राम का नगरीय सभ्यता में बदलता है और पाटली ग्राम का ये नाम चेंज कर उदयन पाटलिपुत्र रखता है। और उसके बाद उदयन जो है अपना राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही स्थापना करती है। तब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हुए? तो उदयन हुए। लेकिन पाटली ग्राम के संस्थापक कौन हुए? तो अजातशत्रु हुए। और इसीलिए इतिहासकार जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहता है। कौन सा वंश? पितृहत्या वंश, पितृहंता वंश कहता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक बेटा अपने ही बाप को राजा बन जा रहा है, उसका पीढ़ी में ही ये देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मगध पर सबसे पहला जो शासन करने वाला वंश था वो हर्यक वंश ही है, बौद्ध धर्मों के ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? ऑप्शन ए कांवर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी नागा नकटी झील, ऑप्शन डी कुशेश्वर स्थान। आपको बता दें कि ये जो कुशेश्वर स्थान है ये दरभंगा जिला में है। कहाँ है? दरभंगा जिला में है। ठीक है, बिहार का चुनिंदा पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है, दरभंगा जिला में है। नागा नकटी, नकटी नहीं नकटी, ट से टमाटर वाला ट रहेगा। ठीक है, नागा नकटी झील जो है ये जमुई जिला में पड़ता है। ठीक है, जमुई जिला में। ठीक है, और इसे अभी हाल ही में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जमुई जिला में पड़ता है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में, इसका बिहार से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये भारत का ये विश्व का एकमात्र लैगून झील है। ठीक है, इसमें 3 समुद्रों से पानी आकर मिलती है, इसलिए इसे लैगून झील कहा गया है। ठीक है, और भारत का नमकीन झील है ये। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। बाकी कांवर झील की बात करें
तो ये बिहार का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है? कांवर झील है। और कांवर झील ये भारत का, ये बिहार का तो है ही, साथ में एशिया का कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील, सबसे बड़ा गोखुर झील है कौन? ये कांवर झील। कहाँ पे पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है। गोखुर झील नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका गोखुर झील की, ये कांवर झील की जो आकार है वो गाय के पैर के, गोखुर, गाय का जो पैर है उसको गोखुर बोला जाता है, उसके आकार का, इसलिए कांवर झील को गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है। और बिहार का ये पहला रामसर साइट है। बिहार का पहला रामसर स्थल है कौन? गोखुर झील। ये कांवर झील या फिर गोखुर झील एक ही है। ठीक है। कांवर झील जो है, इसका जो पानी जो है वो मिथिला में प्रवेश करता है, तब मिथिला में मखाना की खेती की जाती है, और इसी चलते मिथिला को मखाना में जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।